ओके, तो अब हम सबसे पहले जो चालू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्लेन। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन। अब प्लेन के अंदर हम बेसिकली तीन तरीके से इक्वेशन निकालना सीखेंगे। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में हमने दो तरीके से सीखा था। नंबर वन, जब उस पे एक पॉइंट और उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज पता थे, तब उसको हम कैसे सॉल्व करते थे ये हमने देखा था। अब मतलब कैसे उसकी इक्वेशन जनरेट करते थे वो हमने देखा था। फिर उसके बाद में सेकंड, अगर उसी लाइन पर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तब उसकी इक्वेशन क्या होगी वो हमने देखा था। और दोनों फॉर्म में देखा था, कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन के बाद दूसरा अपना वेक्टर फॉर्म में, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट किया था हमने। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेरे पास में प्लेन है, इस प्लेन के अंदर भी हम टाइप ऑफ इक्वेशन सबसे पहले फ्रेम करना चालू करेंगे। टाइप ऑफ इक्वेशन बेसिकली इसमें तीन तरीके से इक्वेशन फ्रेम करेंगे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहला जो तरीका है इक्वेशन फ्रेम करने का, उसके अंदर हमको क्या पता रहेगा, उसके अंदर हमको जो हमारे पास में प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन के ऊपर देखो यहाँ पर हमारे पास में तीन पॉइंट है, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। सबसे पहले थर्ड वाला पॉइंट बताता हूँ। थर्ड वाले के अंदर हमारे पास में एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पता होंगे। क्या पता होंगे हमको इसके ऊपर? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तब हम उस प्लेन की इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। दूसरे वाले के केस में हमको क्या पता चलेगा, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता रहेगा। अरे बस में इस प्लेन के ऊपर क्या पता रहेगा, एक पॉइंट पता रहेगा, मतलब फिक्स पॉइंट है। और दूसरा, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज पता होंगे। तो मैं मतलब उसको एन यूनिट वेक्टर बोल देता हूँ एक बार के लिए, या फिर अगर इसको मैं एन वेक्टर बोल देता हूँ। तो मेरे को क्या पता होगा, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता होगा और उससे परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस पता होंगे। और अब ये जो है इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर नो डाउट 3D के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो ये प्लेन होगा, इस प्लेन के ऊपर क्या पता होगा, ए। तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, ये हमको सबसे पहले पता चलेगा कि इसके अंदर जो हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो इसमें नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। मतलब यहाँ पर मेरे को ये जो प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियो पता होंगे। क्या पता होगा? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, जिनको मैं एन वेक्टर बोल देता हूँ, और प्लस इसकी दूरी ओरिजिन से पता होगी। तो अब इसके ऊपर मैं स्टार बना लेता हूँ और सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। पहले तुम तीन फिगर बना लो। इस केस में यहाँ पर लिख देना फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन में सबसे पहले व्हेन वी नो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट ऑन प्लेन, ये पता होगा। दूसरा, अ पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, ये पता होगा। अरे बस समझ में। और तीसरे केस में मेरे को क्या पता है, एक पॉइंट पता है, दूसरा डायरेक्शन रेशियोज के नॉर्मल मेरे को पता है। और तीसरे वाले, इस वाले केस में जिसको हम सबसे पहले भी डील करेंगे, उसके अंदर हमको क्या पता रहेगा, सबसे पहले पता होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्या पता होगा इसका? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या पता रहेगा मेरे को, कि इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये मुझे पता होगा। अरे बात समझ में? आप फटाफट से इसको लिख लो, पॉइंट ध्यान रखना। और एक और इसमें चौथा फॉर्म है जो मैं और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ। चौथे फॉर्म के अंदर हमको क्या पता होगा, ये मेरे पास में तीन एक्सिस है, ये y है, ये x है और ये वाला z है। तो मेरे को एक ऐसा प्लेन जिसके x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, ये तीनों पता होंगे। when we know all three intercept, when we know all three intercept of the, when we know all three intercept of the plane on axis, ठीक है। तो तुमको इनके ऊपर बस अपने को अब इन चारों के ऊपर कमांड करनी रहेगी, जिसमें लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है। अब इनका एक एक करके डेरिवेशन भी देखेंगे और इनकी इक्वेशन फ्रेम करना चालू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसको फटाफट से
नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, मैंने तुमको बताया था इसमें कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो रहा है। तो 3D के अंदर कौन कौन सा पोर्शन डिलीट होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, एंड एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो एंगल वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली डिलीटेड पोर्शन के अंदर आ चुका है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट, अब हम ये जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर, मतलब प्लेन की क्वेश्चन बनाने में, व्हेन वी नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनो और समझो। देखो, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हो गया और ये हो गया। देखो, इसको मान लो ये जो बुक है ये क्या है, बेसिकली एक प्लेन है। अरे बस समझिए, ये बुक क्या है, प्लेन है। अब इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, तो वो तो तुम समझ जा रहे हो कि उसके ऊपर कोई पॉइंट है तो वो x1 y1 z1 होगा, फिर दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 z2 होगा, तीसरा पॉइंट है तो x3 y3 z3 होगा। ये तो तुमको अच्छे से पता है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट। अब यहाँ पर जैसे कि लाइन के केस में, अगर ये एक लाइन है तो हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, या तो इस लाइन के या इस लाइन से पैरेलल के डायरेक्शन रेशियोज को उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मानते हैं। तो लाइन के केस में जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होता है, या उस लाइन से पैरेलल के डायरेक्शन रेशियो होता है। पर जब हम बात करते हैं एक प्लेन की, तो एक प्लेन के केस में जो हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो का डिस्कशन होता है वो होता है नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब ये आ रही बात समझ में। अब ये मेरे पास पूरा प्लेन था, अब इस प्लेन के ऊपर ये जो क्या बनाया मैंने, बेसिकली एक लाइन बनाई है। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसमें जो डायरेक्शन रेशियोज की बात होगी वो कभी भी प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज की नहीं बात होगी। प्लेन के केस में डायरेक्शन रेशियोज का जो बात होती है वो हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन की ही बात होती है। अरे बात समझ में। तो अब यहाँ पर जब डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो दैट वुड बी नॉर्मल टू द प्लेन, और ये इस डायरेक्शन रेशियोज को हम ए बी और सी के नाम से जानेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से। चलो, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि when we know that perpendicular distance of a plane from the origin, मतलब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d दे रखा है और इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो मैंने उन डायरेक्शन रेशियोज को n यूनिट वेक्टर मान लिया, दूरी को d मान लिया। तो ये दोनों चीजें अभी मुझे पता है, क्या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन n यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे OP वेक्टर इक्वल टू ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर। कैसे? O P और N ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ट्रायंगल, तो इसमें लग जाएगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जब मैं लगाता हूँ तो OP वेक्टर इक्वल टू ON वेक्टर प्लस में NP वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं NP वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा तो NP विल बी ON माइनस में OP। ये हो गया था। अब यहाँ पे मैं इनको वेक्टर वाइज स्पेसिफाई कर देता हूँ। OP वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में, OP वेक्टर विल बी R वेक्टर, और ON वेक्टर कितना हो जाएगा, तो देखो D यूनिट वेक्टर कैसे, D into N यूनिट वेक्टर कैसे लिखा, जैसे x एक्सिस है तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो i है। अगर मुझे x एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय i। इस तरीके से करते हैं। z पर अगर 4 है और मुझे z के अलोंग 4 चल रहा है तो 4 into k यूनिट वेक्टर। तो ठीक है, ऐसे मुझे d डिस्टेंस चलना है n यूनिट वेक्टर के साथ, तो ON वेक्टर कितना हो जाएगा, d into n यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखते जाना अच्छे से। अब ये देखो यहाँ पर पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ON और NP है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही बोला गया, तो ON और NP दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास में, 0 निकल के आ जाएगा। जब मैं इन दोनों के डॉट को 0 के बराबर में करूंगा, अब देखो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर 0 है, तो अब NP को मैं लिख सकता हूँ ON माइनस OP वेक्टर। तो NP विल बी ON माइनस OP डॉट ऑफ ON कितना लिखा था मैंने, DN यूनिट वेक्टर। अब ON वेक्टर को मैंने क्या माना है, DN यूनिट वेक्टर, OP को माना है मैंने R वेक्टर और DN यूनिट वेक्टर। अब ये एक नंबर है जो कि इक्वल टू 0 है, तो इस नंबर को उसके नीचे भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया स्टेटमेंट। अब डॉट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो d into n यूनिट n माइनस r डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो i डॉट i, तो मॉड ऑफ i इनटू एंगल बिटवीन देम, तो मॉड ऑफ i मतलब मॉड ऑफ n कितना हो जाएगा, दोनों इनटू यूनिट वेक्टर, तो दोनों का मॉड हो जाएगा 1 और एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया d into 1 माइनस r यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, d। इसमें r वेक्टर है जो जिस पॉइंट पे हमको इक्वेशन फ्रेम करनी है x y z,
d है डिस्टेंस फ्रॉम द origin and n यूनिट वेक्टर है बेसिकली डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द वेक्टर। तो ये हमारे पास में वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेना। चलो, तो अब ये हमने यहाँ पर समझे थे दीज आर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन में r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d जो यहाँ पर पे निकला था। तो कार्टेशियन का मतलब है उनको i j और k के टर्म्स में हमको रिजॉल्व करना रहेगा। तो OP वेक्टर जिसको मैंने r वेक्टर माना था, अब कार्टेशियन में लिखने के लिए उसको मैं xi yj और zk मान लेता हूँ, और ON वेक्टर जिसको n यूनिट वेक्टर माना था उसको, हाँ n यूनिट वेक्टर और n वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर है तो i j k के आगे जो लिखे रहते हैं दे आर डायरेक्शन कोसाइंस, और अगर n वेक्टर है तो i j k के आगे जो लिखे होते हैं दैट आर डायरेक्शन रेशियो। जो की पॉइंट है हमेशा ध्यान रखना। तो n यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, li mj और nk। अब इन दोनों को उठाकर के इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये है r वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट तो lx my और nz इक्वल टू डी, तो ये हमारे पास में आ गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास होगा डायरेक्शन, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। देखो, तो यहाँ के बाद में अब पॉइंट यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन का है वो ये ध्यान रखना कि जब n यूनिट वेक्टर होता है तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और जब ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तो ये जो d होता है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन अब अगर n यूनिट वेक्टर li mj और nk की जगह यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन कोसाइंस की जगह अगर n वेक्टर होगा जो कि डायरेक्शन रेशियोज है ai bj और ck, तो उस केस में हम जब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यही n वेक्टर की जगह ai bj ck, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाता। अब जब तुम ये लिख रहे हो जहां पे abc डायरेक्शन रेशियोज है तब ये d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जब lx my nz इक्वल टू d लिख रहे हो तब ये d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो अब पॉइंट ये निकल के आता है सबसे पहले कि जनरल इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, तो जनरल इक्वेशन होती है ax by cz d इक्वल टू 0। अब इसमें जो a b c है दीस आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, और अब अगर इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, तब मैं इन डायरेक्शन रेशियो को किसमें कन्वर्ट कर देता हूं, आई डू कन्वर्ट द डायरेक्शन रेशियो इनटू डायरेक्शन कोसाइंस। और जब मैं डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर दूंगा तो उस केस में हमारे पास में जो d निकल के आएगा दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वाला पॉइंट सभी अच्छे से ध्यान में रख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने जो पढ़ा दिस इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन को जनरेट करना सीखा है। तो प्लेन की इक्वेशन बेसिकली मैंने कहा 4 तरीके से हम इक्वेशन जनरेट करेंगे, जिसमें आज की क्लास के अंदर हमने पहले तरीके से इक्वेशन जनरेट करना सीखा था। वो पहला तरीका क्या था, जब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से पता हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज पता हो नॉर्मल की परपेंडिकुलर से, तो ये हो जाएगी उसकी वेक्टर इक्वेशन, ये हो जाएगी उसकी कार्टेशियन इक्वेशन, और ये हो जाएगी जब उसके डायरेक्शन रेशियोज हमने दे रखे हैं। तो अब तुम बहुत आराम से कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 480, एग्जांपल नंबर 13 14 15 और 16 ये ट्राई कर लेना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर पे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ट्राई कर लेना। अभी तो 1 2 बस 1 और 2 ही काफी है, वैसे करने को तो आगे भी कर सकते हो पर 1 2 अभी ट्राई कर लेना। ओके, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय योरसेल्फ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।